Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Newton's laws of motion और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पल्स। हिंदी मीडियम आवेग कहते हैं इसे, है ना। देख लेना एक बार वर्डिंग को, जहां तक मुझे याद है आवेग ही है। ओके, सो कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आज से फ्रिक्शन चालू होगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक बीच में रह गया था। अगर मैं फ्रिक्शन पे पहुंच जाता तो फिर आप लोग देखते कि अरे ये वाला टॉपिक तो रह गया, ये वाला टॉपिक तो सर ने कराया ही नहीं, ये क्या है, इसमें क्या है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है, 2-3 सवाल दिए हुए हैं, लेकिन इसका करना क्या है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी चर्चा को एकदम बेसिकली एकदम सिंपल भाषा में शुरू करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है, लेट्स से देखो एक क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास में एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास मान लेता हूं मैं 5 kg का मास है, ठीक है। ओके, लेट्स से ये आपकी चल रही है 100 मीटर पर सेकेंड से ये बॉडी आपकी चल रही है। अब यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पर एक रिटार्डेशन का फोर्स लगाया, मैंने क्या लगाया, एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया, और उसके कारण क्या हुआ कि लेट्स से ये जो बॉडी है आपके पास में 10 सेकंड में, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में यहां पर पहुंच गई 5 kg की बॉडी, और यहां पर इसकी जो ये रेस्ट में आ गई। सवाल को ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं। एक आपके पास में ऑब्जेक्ट है जो 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, 5 kg इसका मास है, ये 100 मीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार हो गई। 10 सेकंड के अंदर में मैंने एक ऐसा फोर्स लगाया जिसने इसे 10 सेकंड में रोक दिया, ठीक है। क्या लगा कर दिया, 10 सेकंड में रोक दिया। तो आपको बताना है फाइंड एक्सर्टेड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी, ठीक है, एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, ठीक है। सवाल करो। कई लोग बोलेंगे सर क्या हलवा सा सवाल आप दे रहे हैं, मतलब आपको तो अभी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग नीट के बच्चे, हम आप तो ऐसे फील करवा रहे हैं जैसे हम लोग 11 क्लास में नए नए आए हैं और हमको क्या बोलते हैं, इतना सब पढ़ाने के बाद में इतना बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। बोला क्या दिक्कत है करने में, कोई बुराई थोड़ी है, कर लो थोड़ा सा, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं ऐसे मान लो, और क्या है भैया, कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम पास भी जरूरी है। तो सर इसमें क्या होगा, तो आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, टाइम आपको 10 सेकंड दे रखा है। तो आप यहां से रिटार्डेशन कैलकुलेट करेंगे, v बराबर का u प्लस का at, तो 0 बराबर 100 प्लस का a इंटू 10 सेकंड के अंदर में काम हो रहा है, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से देखिए, यहां से मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, और मेरे पास में ये फोर्स आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। सो भैया यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज देख लीजिए, 5 इंटू 10 आ गया, और ये आ गया आंसर 50 न्यूटन। ओ माय गॉड सर इतना डिफिकल्ट सवाल। अच्छा, एक कई लोग सोच रहे होंगे सर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आया, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि भैया देखो पहली बात सुन लीजिए, एक्सेलरेशन यदि है तो ये है आपका माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट हिले हुए रहते हैं, और यदि मैंने यहां पर वर्ड लिख दिया है रिटार्डेशन, तो भैया रिटार्डेशन है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए यदि किसी को अभी भी परेशानी हो। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग ही रिटार्डेशन होता है, इसलिए रिटार्डेशन में हम लोग माइनस साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है, जब लिखा जाता है, क्योंकि वो रिटार्डेशन की डेफिनेशन में ही निहित है। इट्स अंडरस्टूड इन द डेफिनेशन ऑफ रिटार्डेशन दैट रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। सर ये तो आप पुरानी काइनेमेटिक्स वाली बातों पे क्यों पहुंच गए, ऐसी पहुंच गया, बस पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि आपको एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए, तो मैंने कर लिया। चलो ठीक है, किसी ना किसी को तो अच्छा लगा ही होगा ना। 100 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है, 2000 5000 जो भी विद्यार्थी, उनमें से किसी एक को तो अच्छा लगा होगा कि मेरे मन का एक कॉन्सेप्ट दूर हो गया, कॉन्सेप्ट दूर हो गया नहीं सॉरी डाउट दूर हो गया। कॉन्सेप्ट को दूर करवा दो, मतलब तुम तो यही चाहते हो, कॉन्सेप्ट भी दूर भाग जाए ना। हाँ यही है। ओके चलो सर जी, इससे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाना तो मैं कुछ नहीं चाहता। सर जब कुछ कर समझाने नहीं चाहते फिर कर क्यों रहे हो, एम ही में तो कर दिया। चलो सेम सवाल को रिपीट टेलीकास्ट। सर क्या हो गया, आज सुबह चाय नहीं मिली आपको, ऐसा तो नहीं है। अरे मेरी चाय की टेंशन छोड़ दो,
अगेन सेम सवाल में बोल रहा हूं, रिपीट टेलीकास्ट है, 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है और यहां पर आकर ये रेस्ट पे आ गया, ये वही 5 kg यहां पर रेस्ट पे आ गया और इस बार का जो समय है ये है 1 सेकेंड। ठीक है, इस बार का समय है 1 सेकेंड। सेम प्रोसेस रिपीट टेलीकास्ट करो और फटाफट से सॉल्व करके बताओ। तो अब देखो इस बार मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, तो a बराबर आएगा v माइनस का u अपॉन टी, तो 0 माइनस का 10 डिवाइडेड, सॉरी ये 100 से चल रहा था ना, पहले 100 से चल रहा था, सॉरी बेटा ये 100 से चल रहा था, 100 है, ये पहला वाला ही सवाल है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो क्या है ना सवाल में डेटा बदलूंगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो ये आएगा 1, तो ये आ गया माइनस का 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड वाइज लिख दोगे 5 इंटू 100, तो ये आ गया 500 न्यूटन। इस इतना फोर्स मतलब फोर्स बराबर आ गया 500 न्यूटन। तो यहां से आप कह सकते हैं डायरेक्शन वाइज कि भैया इस पे इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, बराबर है। अच्छा, पिछले सवाल में देखिए, पिछले सवाल में यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपने 50 न्यूटन का ऐसा फोर्स लग रहा था जिसके कारण ये कहानी यहां तक हुई है। इसके आगे की कहानी हमें नहीं पढ़नी है, बस यहीं तक की कहानी मुझे देखनी थी। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। ओके, चलो एक और सवाल, फिर से रिपीट टेलीकास्ट। कई लोग बोल रहे हैं सर क्या रिपीट टेलीकास्ट पे लगा रखा है। यदि आप लड़के हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, आईपीएल का भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा तो 4 बार क्या 5 बार रिपीट देख लेंगे। वो कई लोगों को तो अभी भी याद आ रहा होगा जब फर्स्ट आईपीएल हुआ था तो श्रीशांत ने पीछे से भागते हुए आते हुए कैच लिया था, शायद से मुझे याद नहीं है। सर लड़कों के बारे में बोल दिया, हमारा कुछ आपने ध्यान ही नहीं रखा। अरे आपका भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही यदि चल रहा होगा तो उसका सेम एपिसोड दिन में 4 बार दिखाएंगे तो 4 बार उसी उत्साह से आप भी देख लेती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, बुरा मत मानना भैया, प्यार मोहब्बत में बातें कर रहा हूं मैं समझता हूं कि आप एक फैमिली है तो फैमिली में छोटी मोटी ऐसा चलना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। नहीं तो आधे लोग तो वैसे ही चलते चलते सो जाते भाई। सर इस बातों को छोड़ के ये वाले टॉपिक भी तो बोलो कुछ। अरे देखो ये सवाल है रिपीट टेलीकास्ट, टाइम बस बदलते जा रहा हूं मैं। देखो सवालों का पैटर्न देखिए, पूरा डेटा सेम है। पहले 10 सेकंड था, इस बार मैंने 1 सेकंड लिया, इस बार मैंने 0.1 सेकंड लिया। सर आप कहना क्या चाहते हैं इतनी देर से, हम समझ नहीं पा रहे। आप करो तो सही, आप करो तो सही, जो समझाना है वो मैं समझा दूंगा, आपको थोड़ा सा तसल्ली रखिए। तो आपको इस बार माइनस का 1000 मिल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर f की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1000, मतलब f की वैल्यू आ गई इस बार 5000 न्यूटन। इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए इस बार आपने 5000 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, अच्छा एक और करना है, एक और कर दीजिए मेरे लिए, इतना तो मान सम्मान रख ही दीजिए थोड़ा सा। तो आप लोग सुने होंगे ना, सुने कि नहीं सुने? क्या सर क्या, वो तो पहले बताओ। तो भैया मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तालियां बजनी चाहिए। ओके सर, ऐसे लग रहा है मुशायरे में आके बैठ गए हम लोग, कवि सम्मेलन चल रहा है। ओके देखो सेम सवाल रिपीट टेलीकास्ट है, बस डेटा बदलवा रहा हूं इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं सवाल से रिलेटेड, बाकी आपको जगाए रखने के लिए कुछ आलतू फालतू चीजें बोलते जा रहा हूं। ओके, फिर से सेम सवाल सेम रिपीट टेलीकास्ट, एक बार और कर दीजिए मेरे लिए। सर एक एक बार करते हुए सेम सवाल आपने चौथी बार करवा दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सुना है? ओ सर आज तो कहावतों और दोहों के मूड में लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 1 2 2, देखो 2 जीरो बढ़ेंगी, इस बार ये आ गया तो बोलो फोर्स कितना आएगा? फोर्स आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं मास क्यों लिख रहा हूं, इतना तो आप भी समझदार हैं अभी। 5 इंटू 1 2 3 4, तो भैया फोर्स आएगा 5 के पीछे 1 2 3 4 0 न्यूटन। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इस बार आपने रोकने के लिए कितने का फोर्स लगा दिया? 1 2 3 4 0 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको रोक दिया। अच्छा अब कहानी पर शुरू करते हैं, अब हम लोग कहानी को डिस्कस करते हैं। सर जी पहले डिस्कस कर देते तो क्या अच्छा नहीं होता था? होता तो था, बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब देखो कैसे फील अब आएगी आपको। देखो क्या हो रहा है, देखो इन पूरी कहानी में क्या हो रहा है, कहानी को यहां से शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला, हेडिंग डाली, हेडिंग के बारे में मैंने एक शब्द नहीं बोला अभी तक। वो इंपल्स क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले के एग्जांपल को समझ लीजिए। मैं सवाल में इतनी देर से फाइंड अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी पूछ रहा हूं। मैंने पहले क्या किया, 5 किलोग्राम का ब्लॉक लगाया और
वो 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था। फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। ओके चलो, मैंने बोला ठीक है सर जी। अब हो क्या रहा है, इस बॉडी को जो 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 5 किलोग्राम की जो बॉडी चल रही थी उसको मैंने 10 सेकंड में रोक दिया। 10 सेकंड लगे मेरे को इसको रोकने में, तो मेरे को जो फोर्स लगाना पड़ा वो फोर्स क्या था, कम था, छोटा फोर्स था, 50 न्यूटन का फोर्स था। अब देखो जैसे जैसे मैं समय को कम करते जा रहा हूं, मतलब 10 सेकंड से उसी बॉडी को रोकने में यदि मुझे 1 सेकंड का समय लगा, तो इस बार मेरे को फोर्स को बढ़ाना पड़ा। और कितना बढ़ाना पड़ा, 500 न्यूटन करना पड़ा, लगभग 10 गुना कर दिया मैंने। टाइम को 10 के फैक्टर में कर दिया, टाइम को 10 के फैक्टर में कर दिया, तो फोर्स को 10 के मल्टीप्लायर में कर दिया। फिर और मैं आगे बढ़ा, मैंने इस बार टाइम को 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड मतलब क्या है, पलक झपकने का जो समय होता है, पलक एक 0.1 सेकंड में झपकती है जहां तक मुझे आता है। बाकी बायोलॉजी के स्टूडेंट आप है तो आप ज्यादा समझदार हैं, मैं यही मान के चलता हूं कि आप लोग ही ज्यादा समझदार हैं। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी थोड़ी सी समझदारी बीच बीच में दिखा दिया करूं। ओके चलो, तो ये 5000 न्यूटन का फोर्स लग गया। बोलो फोर्स काफी बड़ा लग रहा है इस बार कंपैरेटिवली, उसके कंपैरेटिवली ये वाला फोर्स बड़ा लग रहा है, बिल्कुल बड़ा लग रहा है। और समय को देखिए मैंने और छोटा कर दिया, 0.01 सेकंड, मतलब पलक झपकने से भी पहले मैंने उस 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हुई बॉडी को क्या कर दिया, रोक दिया। तो इन सब उदाहरणों में क्या हो रहा है कि जो मेरी फोर्स की वैल्यू है वो ड्रास्टिकली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब देखो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, तो हम लोग यहां पर एक जो टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं वो होती है आपकी, इसे कहा जाता है इंपल्सिव फोर्स। क्या कहा जाता है, इंपल्सिव फोर्स। सर जी ये इंपल्सिव फोर्स, हेडिंग इंपल्स चल रही थी, अब अचानक से आप इंपल्सिव फोर्स पे कूद पड़े। सो बेसिकली इंपल्सिव फोर्स क्या होता है कि इंपल्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी पर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, तो उस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। और इसके कारण जो बॉडी में जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उसे इंपल्स कहा जाता है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, द फोर्स which acts on body for very short interval of time, is called as impulsive force। उसे क्या कहा जाता है, इंपल्सिव फोर्स कहा जाता है। This impulsive force changes the motion of body drastically। कैसे चेंज कर देता है, काफी भयंकर रूप से क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सो ऐसे ये जो फिनोमिना है चेंज इन मोशन वाला, चेंज इन मोशन का जो फिनोमिना यहां पर निकल के आ रहा है इसे बोला जाता है इंपल्स बोला जाता है। मतलब यदि हम लोग सिर्फ इंपल्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इंपल्स सिर्फ इतना सा ही डिफाइन होगा। बेसिकली हम लोगों को मैथमेटिकली इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मैथमेटिकली हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो फिनोमिना है इसे हम लोगों ने इंपल्स बोल दिया, जो फोर्स है उसे इंपल्सिव फोर्स बोल दिया। अब इस मोशन को फिर से हम लोग यहां तक वापस आते हैं लौट के, ठीक है। मान लीजिए वो मैं 5 किलोग्राम वाली बॉडी हूं, ठीक है, जो 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, और अब मेरे ऊपर कोई तो भी एक फोर्स लगा और मुझे रुकने में 10 सेकंड लगे। क्या मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम लिया है रुकने से पहले? अब देखो यदि मैं 10 सेकंड तक ऐसे चलता रहूंगा तो आगे दीवार है, मेरे बोर्ड जहां खत्म होता है वहां तुरंत दीवार है, और बोर्ड यहां जहां खत्म होता है यहां पे भी तुरंत दीवार ही है, तो मैं दीवार से ही टकराने वाला हूं। तो वो कहानी को भूल जाइए। हम लोग क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इस सवाल में मैं 10 सेकंड में रुक रहा हूं तो क्या मैं आराम से रुकूंगा, एकदम आराम से, मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होगा कि फील होगा बट इतना ज्यादा भयंकर तरीके से फील नहीं होगा कि मैं कुछ रुका या मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ। मतलब अब ये कंपैरिजन कीजिए जरा इसके साथ में, इसमें ऐसा लगेगा जैसे मैं चल रहा था एकदम से और एकदम से रुक गया। मतलब फिर भी 1 सेकंड का समय इतना है कि मैं 1 सेकंड में 2-3 कदम तो चल ही लेता हूं भाई, 2-3 कदम तो चल ही लेता हूं, यस और नो। हालांकि यदि आप इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्टेंस कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। मेरे को क्या था, टाइम से आसान पड़ा,
बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि यदि आप यहां पर बोलोगे डिस्टेंस निकालनी है, तो भैया डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, तो फाइनल 0 है, इनिशियल 100 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए कितना निकल के आया था इसमें 10 और इंटू एस, तो एस बराबर आएगा 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 10, 1 0 तो वैसे ही कैंसिल, 2 से ये 5, तो ये 500 मीटर, 500 मीटर चला देखो भैया इसमें मैं 500 मीटर चल के, मतलब काफी दूर चल के फिर मैं रुका। अब जरा इस वाले सवाल में आ जाइए, इस वाले सवाल में आप कितना दूरी चल के रुक रहे हैं? तो इस वाले सवाल में आप चल रहे हैं 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो देखो यहां पर आप इस बार 2 से काटोगे 5 0, इस बार आप 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक रहे हैं। पिछली बार 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर लग गया मेरे को रुकने में। कितना? आधा किलोमीटर तक चला गया, घसीटते घसीटते तब जाके रुका हूं मैं। इस बार 50 किलोमीटर। ओके, इस बार देखते हैं जरा कितने चलोगे। 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000, 1 2 3, 1 2 3, 2 से काटो 5, मतलब इस बार मैं 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके रुका। देखो 5 मीटर की डिस्टेंस। और यहां पर यदि मैं देखता हूं तो यहां पर तो सोचो क्या डिस्टेंस मैंने ट्रैवल करी होगी। बोलो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 0.5 मीटर। मतलब इतनी तेज रफ्तार से चल रहा था। 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पता है कितनी तेज होती है? आप इसे किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करके देखिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके देखिए, तब आपको पता लगेगा ये रफ्तार कितनी ज्यादा है। ओके चलो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन काफी तेज रफ्तार है ये, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि 0.5 मीटर, मतलब ये क्या बोलते हैं आपकी मीटर स्केल से भी पहले एक हाथ भर चला होगा, एक हाथ पूरा ये 1 मीटर होता, मतलब इतना चला कि रुक गया। तो आप देखिए यहां पर लगने वाला फोर्स बहुत ही भयानक है, और ये जो भयानक वाला जो फोर्स है, उस फोर्स को हम लोगों ने नाम दे दिया है इंपल्सिव फोर्स। बेसिकली क्या हो रहा है आप सोचिए जरा, कि जब मैं 500 मीटर चल के रुका तो मुझे ज्यादा फील भी नहीं होगा कि मेरे को ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं, देखो ध्यान रखना, कंपैरेटिवली, नहीं तो कई बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना फोर्स लग रहा है और आप बोल रहे हो कि पता भी नहीं लगा। पता लगेगा, लेकिन ऐसे टाइप में, मतलब ऐसे कि मान चलो ऐसे किसी ने चुटी काट ली टाइप में, बराबर है, या ऐसे किसी ने मेरे ऐसे उंगली लगा दी, अब मुझे क्या पता लगेगा, मतलब इतनी तेज नहीं, थोड़ा ध्यान से धीरे से लेके आता हूं, और ऐसे उसको मेरे को रोके जा रहा है, ठीक है। ओके, 50 मीटर वाला जो दूसरा ये वाला केस था, ये वाला जो केस था, इसमें मुझे लगेगा कोई मेरे को हाथ ऐसे दबा के रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसमें मान के चलिए, इसमें लगेगा 2 हाथों से जोर से धकेलने की कोशिश कर रहा है और मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, और इसमें ऐसे लगेगा कि मैं तेजी से चल रहा था और अचानक से सामने दीवार आ गई, धप करके रुक गया। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही फील होगा। मतलब इस सवाल में ये वाला जो पर्टिकुलर मैं सेक्शन ले रहा हूं, इसमें मुझे बहुत ही तेजी का झटका महसूस होगा। यस और नो? क्या होगा? बहुत ही तेजी का झटका सा महसूस होगा। तो ये जो झटका मुझे महसूस हुआ है, ये आपका क्या है? एक तरह से इंपल्स है। ये क्या है? एक तरह से इंपल्स है। ये क्या है? एक तरह से इंपल्स है या आवेग है। यदि बेसिकली मैं मैथमेटिकली बात करता हूं, सो मैथमेटिकली जो इंपल्स होता है, इसे सिंबॉलिकली आई से डिनोट करते हैं। सो इसे डिफाइन किया जाता है डी बराबर इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी टी। ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, बराबर है। और ये जो टाइम इंटरवल होता है, ये बहुत ही छोटा, मैंने सॉरी बेटा इंटीग्रेशन क्यों लगा दिया, मैंने वहां डी लिखा है। ओके, सो ये जो छोटा सा इंपल्स मैं लिख रहा हूं, वो लिखा जाता है डी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर डॉट dt। इसका एक सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, इंपल्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि मैं पूरा इंपल्स निकालना चाहूं, टोटल इंपल्स कितना है, तो भैया ये एक इंपल्स ऐसी चीज है जिसको आपको फील करना है, बस क्या करना है? फील करना है। तो आप लिखोगे एफ वेक्टर डॉट dt, ये इंपल्स पूरा आ जाएगा। अब इसका मीनिंग समझिए, मैथमेटिकली यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब तो ये निकल के आता है ना कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। यस और नो? बोला बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि यदि मेरे पास में ये टी टाइम है, ये फोर्स है, और मेरे पास में मान के चलो एक ऐसा ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है, ऐसा ऐसा क्या दे दिया? ग्राफ दे दिया, तो मैं क्या करूंगा? इसका एरिया निकाल लेता हूं। देखो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, बराबर है फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ये मुझे क्या दे रहा है? इंपल्स दे रहा है। यस और नो?
बताओ, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या होगी, क्या परेशानी? बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। सो यहां से देखिए, अब मैं छोटी छोटी चीजों को यहां पर इंट्रोड्यूस करता हूं। तो मैंने बोला यार यहां पर मैं t बराबर t1 पे हूं, यहां पर t बराबर t2 पर हूं, तो उसको यदि मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, वेक्टर वेक्टर को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, साथ में रखिए I बराबर इंटीग्रेशन f डॉट dt। सो मैं t1 से लेकर के t2 की कहानी पे मैं यदि चर्चा करता हूं तो I बराबर आएगा कितना, यदि फोर्स कांस्टेंट है तो f t2 माइनस का t1। फोर्स यदि कांस्टेंट है तो क्या I बराबर t2 माइनस का t1 आएगा? यस और नो बोलो। बिल्कुल सही बात है। अरे यस और नो, मैं बोला बिल्कुल सही बात है। इसे यदि मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, I बराबर f इंटू डॉट डेल्टा टी। जैसे चाहिए आप वैसे लिख लीजिए। ये आपका इंपल्स हो गया। इंपल्स को आपको ना फील करने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं ये जो पर्टिकुलर सवाल सॉल्व कर रहा हूं, इसके अंदर में मैं मान के चल रहा था कि ये फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। और दूसरी बात मैं क्या मान के चल रहा था? और दूसरी कौन सी मानी थी? और तो कुछ नहीं मानी मैंने ना, वेक्टर साइन को बस मैंने हटा दिया है। और एक और बात, हाँ मैंने यहां पे दो चीजें मान के रखी है। क्या मान के रखा है कि भैया फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। और दूसरा जो है, मैं फिर भूल गया, हाँ सिंगल अकेला फोर्स यहां पर लग रहा है। लेकिन कोई जरूरी है सिस्टम के अंदर में एक ही फोर्स लगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है, ज्यादा भी फोर्सेस हो सकते हैं। इन दो सिंगल मतलब क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स और सिंगल फोर्स, ये दो पैरामीटर के बेसिस पर इंपल्स जो है आपका एफ डॉट डेल्टा टी बन के आता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो। तो एक से ज्यादा यदि फोर्स लग रहे हो तो नेट इंपल्स जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन एफ नेट डॉट डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा फोर्स है तो वेक्टर सम ले लीजिए फोर्सेस का और नेट फोर्स निकाल लीजिए, उसके बेसिस पर आप इंपल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये तो बहुत ही आसान काम है। मैंने बोला, मैं कब बोल रहा था कि डिफिकल्ट है? मैंने बोला था डिफिकल्ट है। हाँ, बस इसकी फील थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा कि अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स मैंने अभी तक एक भी नहीं बताया। मैं अभी तक बोल रहा हूं कि भैया फील लेते चलिए और आपका काम होते चले जाएगा। लेट्स से अब देखो, फोर्स कांस्टेंट ना हो तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन तो है ही है ना। जैसे काम करते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट्स से अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस का 4tj कैप एक्स ऑन अ बॉडी फॉर नहीं फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। एक बात ध्यान रखना, जब इंपल्स का सवाल है तो टाइम ड्यूरेशन बहुत ही छोटी देगा। अब एटलीस्ट कुछ तो डेटा हो, इसलिए मैं 0.1 ले रहा हूं। फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड, फाइंड इंपल्स। लो भाई, ऐसा सवाल आता है इसमें। अब एक्चुअली क्या होता है ना सर, इतना सिंपल है तो हम लोग कर लेंगे, इतना सिंपल है वो बात सही है, लेकिन क्या है ना एग्जाम में वो याद भी नहीं आता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ नहीं है। तो बोलो क्या होगा? आई बराबर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी लगाया, वेक्टर वेक्टर दे रखा है तो वेक्टर के हिसाब से लगा दीजिए। और दूसरी चीज क्या है, देखो यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे T1 से लेकर के T2, तो वो एडजस्टमेंट अभी आप समझदार बच्चे हैं, है ना? डाउट तो नहीं है ना किसी को? हाँ ओके। आई वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 0.1 तक, एफ वेक्टर है आपके पास में 2i कैप प्लस का 2t j कैप डॉट डी टी। ओके, सो आई वेक्टर आएगा कितना? इंटीग्रेशन 2dt i कैप प्लस का 2t dt इंटीग्रेशन, और कुछ रह गया क्या? j कैप 0 से 0.1, 0 से 0.1 तक। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, इसमें पुट करो, सॉल्व करो, तो आई वेक्टर आपको मिलेगा 2 इंटू इसकी लिमिट आएगी t 0 से लेकर के 0.1 आई कैप प्लस 2 इंटू टी का आएगा टी स्क्वायर। 2 था 4 था? चलो यार जो भी है, मैंने 2 लिख दिया तो एक काम करो, इसको भी 2 कर लो। बार बार इसको कहां 4 करते बैठूंगा। कई लोग बोलेंगे सर आपके ना यही वाली बात अच्छी नहीं लगती, आप है ना बीच में चलते चलते अचानक से डेटा बदल देते हो, हमारा है ना एक आधा पन्ना खराब हो जाता है। ओ आई कैन अंडरस्टैंड। तो काम करा कीजिए ना, थोड़ा सा रुक जाया कीजिए, थोड़ी मेरी भी भावनाओं की कद्र कर लिया कीजिए। ओके, तो ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2। देखो अब ये 2 क्यों किया मालूम है क्या? पता नहीं मेरे दिमाग में वहां पे क्यों नहीं आया। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो वो आसान रहेगा, बाकी कुछ नहीं है, 0.1 तक। ओके,
सो आई वेक्टर बराबर आएगा कितना, देखो ये आएगा 2 इंटू 0.1 आई कैप प्लस का 2 से 2 कट चुका होगा, ये आएगा 0.1 का स्क्वायर जे कैप। तो ये लिखोगे तो आई वेक्टर आएगा कितना 0.2 आई कैप प्लस 0.01 जे कैप। ये आपका इंपल्स आ गया। बाकी अब इसमें और कुछ पूछे तो अब ये वेक्टर है, इसके ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। अब क्या है, ये वेक्टर ही तो है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई हमारी, वो पता है क्या है, बताओ फटाफट से क्या इंपॉर्टेंट चीज रह गई होगी, सोचो। यूनिट्स, इंपल्स की यूनिट न्यूटन सेकेंड। क्या, न्यूटन सेकेंड। अब देखो एक सिंपल एक वेक्टर क्वांटिटी, अब इसमें मैं चाहे जितने वेक्टर के सवाल बनवा सकता हूं आप लोगों से, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो पता लगा कि सर ये क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं लग पाया कि आपने कैसे कर डाला। अरे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस बोलो, ऐसा सवाल आएगा तो कर पाओगे क्या? अरे फटाफट से बोलो, यदि कोई ऐसा सवाल आएगा तो कर पाओगे क्या? कोशिश तो सर करके देख ही लेंगे, बाकी तो पता नहीं। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मेरे को गुस्सा आ रहा है मेरे को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, आगे मैं बात ये करना चाहता हूं आप लोगों से, वो बात ये है, देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारी चीजें वैसे सिंपल है, वो ठीक है, पर आपको कुछ याद हो न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो कहता है F बराबर dp बाई dt, या F वेक्टर बराबर dp बाई dt। इसका मतलब dp वेक्टर बराबर आपको कहता है F वेक्टर डॉट dt। यस, ओके, यस और नो? क्या ऐसा ही कह रहा है? अरे ऐसा कह रहा है कि नहीं कह रहा है, बोलो। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। दोनों साइड में यदि मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूं तो ये आएगा dp बराबर इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dt। बोला सही बात है। अच्छा यही चीज हमारे इंपल्स में भी तो निकल के आ रही है। एक सेकेंड है, मेरे को थोड़ा सा ध्यान से एक बार चेक कर लेने दीजिए, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं मारी है। हाँ नहीं ठीक है, ओके। सो अब यहां पर देखिए ये वाली जो चीज है, इसे तो मैंने इंपल्स बोला है ना, यस और नो? मतलब बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हो रहा है सर जी, इंटीग्रेशन डीपी वेक्टर बराबर आई हो रहा है। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, आई बराबर आ रहा है, आई बराबर आ रहा है इंटीग्रेशन डीपी वेक्टर। चलो इट इंप्लाइज, इसका मतलब होगा कितना, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल। इसका मतलब ये है कि भैया आई ये मतलब इंपल्स बराबर हो गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ओके, इंपल्स का क्या मतलब है? चेंज इन मोमेंटम। यदि आप इसे और प्रॉपर लिखना चाहो तो आई वेक्टर बराबर पी फाइनल वेक्टर माइनस का पी इनिशियल वेक्टर, या फिर आई वेक्टर बराबर एम वी फाइनल वेक्टर माइनस का एम वी इनिशियल वेक्टर, या आई वेक्टर बराबर एम को कॉमन निकाल लीजिए, वी फाइनल वेक्टर माइनस का वी इनिशियल वेक्टर। जो मन में आए वो आप लिख सकते हैं। सो यहां पर ध्यान रखना, ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या होता है ना एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चेंज इन मोमेंटम, ध्यान रखना क्या है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब है इंपल्स, ठीक है? और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब है फोर्स। एग्जाम में इसमें भी कंफ्यूजन होता है। सर मजाक कर रहे हो ना आप? बेटा आई एम वेरी सीरियस। एग्जाम में यदि यही क्वेश्चन आ जाए ना चेंज इन मोमेंटम, तो यकीन मानिए बहुत सारे स्टूडेंट फोर्स पे टिक करके आते हैं। क्यों? वो दिमाग नहीं चलता उस समय, क्या होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ माइंड हो जाता है उस समय। होता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों नहीं है एक्चुअली, क्या होता है ना, पता है, वो भी बात बताता हूं क्या होता है ना। एग्जाम का पीयर प्रेशर होता है, एग्जाम का पीयर प्रेशर होता है, मतलब टेंशन लगी पड़ी होती है, अरे इतना हलवा सा ही तो सवाल है, लगा दिया और पता लगा गलत हो गया। यस, भावनाओं को समझिए, वो ज्यादा जरूरी है। ओके सर जी, अब इसका मतलब यह है
कि यार मैं आपसे अब सवाल में इसमें क्या बनाऊंगा, यदि मुझसे इंपल्स आपसे कैलकुलेट करवाना है तो बेसिक सी बात यह है कि मैं आपसे क्या दे दूंगा, इनिशियल वेलोसिटी दे दूंगा, फाइनल वेलोसिटी दे दूंगा, मास दे दूंगा, तो इंपल्स आ जाएगा। अब वो इसको देने के तरीके कितने हो सकते हैं, मतलब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया अब यदि मैं आपसे इंपल्स निकलवाना चाहता हूं तो इंपल्स को आपने फाइनली लिख दिया है m इंटू वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यदि मैं आपसे इंपल्स निकलवाना चाहता हूं तो मेरे को ये तीन चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो मास चाहिए बॉडी का, एक इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और एक फाइनल वेलोसिटी चाहिए। अब ये तीनों जो चीजें हैं, इसमें से जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, इनको मैं कहीं ना कहीं से, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं इसे काइनेमैटिक्स से रिलेट करवा के सवाल बनवा सकता हूं? इफ आई वॉन्ट देन आई कैन क्रिएट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस काइनेमैटिक्स सेक्शन। सो आपके लिए इंपल्स का एक नया सवाल आपके सामने, ऐसा फील नहीं होगा कि एक नया सवाल आ गया। यस, सिंपल सी बात है, हो सकता है। अच्छा, और कौन सी चीजें यहां पर पॉसिबल है? अब इसमें तरह तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया आपने लिखा आई बराबर एम वी फाइनल माइनस का एम वी इनिशियल। मैं सवाल में मेरे मन में आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यार इसमें ये भी बनाया जा सकता है, एम वी फाइनल बराबर कितना आएगा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो इसको इधर लेके जाऊंगा और एम से डिवाइड भी करना है, तो ये आएगा कितना, वी इनिशियल प्लस का आई बाई एम। सही करा है कि देखो, वी फाइनल बराबर वी इनिशियल, एम एम डिवाइड हो गया और आई बाई एम। यस सही है। मतलब ये भी तो एक सवाल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, नहीं बनाया सकता। बस मेरे को क्या करना है, आपके साथ में थोड़ा सा हुतुतु करनी है। हुतुतु मतलब थोड़ा सा खेलना है। ओ, अब देखिए, अब जब वो सवाल में ऐसा चाहता है, मतलब देखो सवाल के अंदर में वो कुछ ऐसे देगा, वो चीजों को देगा। हो थोड़ा सोचना दो, सोचने दो, सोचने दो, सोचने दो, सोचने दो। मतलब देखो सवाल तो बहुत जगह पे बनवाए जा सकते हैं। इंपल्स को कंसीडर करवाते हुए करवाना है सवाल को मेरे को। ओके, चलो हम लोग सीधा सीधा सवाल करते हैं, ठीक है। दे देता हूं डायरेक्ट डेटा दे देता हूं। क्वेश्चन है, लेट्स से अ बॉल या ब्लॉक, जो भी लिखना चाहो, अ बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, अ बॉल ऑफ मास 500 ग्राम is moving with velocity 3i कैप प्लस का 4j कैप। मेरा फेवरेट साइड डेटा है 3i कैप प्लस 4j कैप। come to halt नहीं, सॉरी, come to halt होगी तो रेस्ट पे आ जाएगी। velocity changes its velocity to v because of an impulse of, अब देखो मुझे नहीं मालूम इसमें क्या होने वाला है, मैं तो सिर्फ सिंपल सा रैंडम डेटा, एक काम करो 2 ले लो यहाँ पे सब, 2i कैप प्लस 2j कैप। हो सकता है कि मेरे को इसको थोड़ा बड़ा लेना चाहिए या छोटा लेना चाहिए, वॉट एवर इट बी, मैं तो बस ले लिया। चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू v बिकॉज ऑफ एन इंपल्स ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप। यूनिट वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूं, अब यही तो खेल है इसमें। फाइंड फाइनल वेलोसिटी all the quantities are in SI यूनिट। बस देखो अब ये सवाल डिफिकल्ट हो गया, क्यों मालूम है क्या? मैंने यूनिट दी नहीं है, जानबूझ के नहीं दी। मतलब क्या, मैं चाहता हूं कि आपको सवाल डिफिकल्ट, अरे इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें। यदि आप सोच रहे हो ना कि कुछ मंगल ग्रह से कोई क्वेश्चन आएगा, तो वो नहीं आने वाला यहां पे।
क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। बस क्या है प्रॉब्लम पता है कहां पर आके जाके अटकाने वाला है, वो इंपल्स वर्ड उसने यूज कर दिया। अब वो एक बात बता दूं, देखो अभी आज टॉपिक चल रहा है, ट्रूली सेइंग आज टॉपिक चल रहा है इसलिए बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, एक्चुअली क्या बार बार देखा इसलिए कि वो कहीं शर्ट से तो टच नहीं हो रहा है, शर्ट से टच होने में भटपक भपक की आवाज आती है वो बीच बीच में। ओके सो क्या हो रहा था, हाँ इसमें क्या हो गया ना, इसमें ना ऐसा यूनिट वगैरह नहीं दी है तो आप अपने यूनिट्स एंड डायमेंशन के कॉन्सेप्ट लगा के इसमें कुछ कर नहीं पाओगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि यदि आप सोचते हो कि काइनेमेटिक्स का सवाल है तो v बराबर का u प्लस एटी लगाने की आप पहली चेष्टा करोगे। इनिशियल वेलोसिटी मान के चलो आपके पास में दे रखी है 3i कैप प्लस का 4j कैप। अब कहानी ये हो गई कि a भी गिवन नहीं है, t भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, मास गिवन है। अच्छा मास गिवन है आपके पास में कितना है 500 ग्राम, मतलब आपने बोला भैया ऐसा ही है तो 0.5 kg। अब किसी के मन में आ सकता है कि सर ये फोर्स हो सकता है, मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम ऐसा मन में आ सकता है कि ये शायद फोर्स हो, तो वो बच्चा बोलेगा यार ये फोर्स हो गया 2i कैप प्लस का 2j कैप बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं तो ये आएगा कितना 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, तो 4 और 4 8, तो आएगा 2√2, कितना आ गया, फोर्स लगा दिया उसने 2√2 न्यूटन। देखो ये मैं बता रहा हूं एग्जाम में बच्चे के द्वारा सोचे जाने वाली सिचुएशन की, बच्चा इसको ऐसे ही सोचने वाला है, यकीन मानिए इस बात को। ओके तो अब क्या करें, फोर्स हो गया, मास दे दिया है सर जी सवाल में तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके वेरी गुड, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, किधर गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास 2√2 डिवाइडेड बाय 0.5 kg। सो यहां से पॉइंट ये आ गया 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन निकाल लिया। गाड़ी तो अभी भी अटकी पड़ी है आपकी, पता है क्यों, क्योंकि देखो वी फाइनल के लिए आपने दिमाग में अभी तो ये चल रहा था तो इसलिए आपने ऐसे सोचा, लेकिन अब इसमें हो गया, अब इसमें क्लियर हो गया कि टाइम के बिना सवाल नहीं बनेगा क्योंकि टाइम ही नहीं है। ओके फिर बच्चा सोचता है कि काइनेमेटिक्स की एक और इक्वेशन है मेरे पास में u स्क्वायर प्लस का 2as, लेकिन बंधु यहां पर भी ध्यान दीजिए, यहां पर भी आपको एस नहीं दिया है कि कितनी दूरी चली है, बात समझ में आ रही है, कितनी दूरी चली गई है वो नहीं दिया है, मतलब आपके लिए ये इक्वेशन भी सवाल को अटका गई और ये इक्वेशन भी सवाल को अटका गई। तो अब आपको अब ये जो सवाल है वो उसी से होगा जिसको इंपल्स का कॉन्सेप्ट याद है। ओके तो ये है कहानी, अब समझ में आ गई कहानी। तो अब देखो अब मैं जानता हूं कि अब मेरे को मालूम है इंपल्स का सवाल है, वर्ड यूज कर दिया इंपल्स, मतलब सवाल इंपल्स का ही होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया v फाइनल बराबर आता है v इनिशियल प्लस का i बाई एम बराबर है, तो i कितना आ गया था, चलो लिख लेता हूं वापस से, i वेक्टर है आपके पास में 2i कैप प्लस का 2j कैप, तो i वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा कितना √2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर 4 2√2, और मास आपके पास में है 500 ग्राम मतलब 0.5 kg। पूरा सवाल मैं वापस से रिपीट सॉल्व कर रहा हूं, तो i बाई एम का आंसर आएगा कितना 2√2 डिवाइडेड बाई 0.5 मतलब आ गया कितना 4√2। अच्छा तो ये आ गया, और वेलोसिटी कितनी है, अच्छा सवाल को सर वेक्टर में सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करना है, मैं तो मैग्नीट्यूड से सॉल्व कर रहा हूं, बाकी यदि आप चाहें तो वेक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा वेक्टर से, कि पहले मैग्नीट्यूड वाला खत्म कर ले, चलो मैग्नीट्यूड वाला खत्म कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, ये और सबसे परेशानी हो जाएगी बेमतलब का, छोड़ो एक काम करते हैं वेक्टर से जल्दी सॉल्व होगा उल्टा। कैसे सर जी, तो v फाइनल बराबर का v इनिशियल प्लस का i वेक्टर डिवाइडेड बाई m, सो v फाइनल वेक्टर बराबर आएगा 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का i वेक्टर कितना था 2i कैप प्लस का 2j कैप डिवाइड बाई अ कांस्टेंट नंबर 0.5 क्या है कांस्टेंट नंबर है, सो v फाइनल आएगा आपके पास में 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 0.5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4i कैप प्लस का 4j कैप। सो यहां से देखिए v फाइनल आ गया आपके पास में पता है कितना 3 और 4 7i कैप प्लस का 4 और 4 8 j कैप। अब मुझे लगता है इसका मैग्नीट्यूड निकालना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली वो पहले करने में, 7 7 49 8 8 64 और इसका रूट 9 और 4 13 3 1 6 4 10 113 मतलब देखो 11 से छोटा है 10 से बड़ा है तो मतलब 10.5 के आसपास में आ जाएगा यदि आप ऐसे लिखना चाहते हो। सिंस मैंने आपको एक बात बताई कि हमेशा जिस फॉर्म में डेटा दिया होता है जनरली आंसर भी उसी फॉर्म में होते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन हो सकता है उसमें एक ऑप्शन में उसने मैग्नीट्यूड निकाल के चिपका दिया और लास्ट में नन ऑफ दीज दे रखा हो, तो फिर परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड निकाल के चेक जरूर कर लेना। ये था आपका इंपल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ सवाल भी यहां पर आपको करवा दिए। अब देखो बेसिकली यदि मैं आपको इंपल्स के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनकी यदि मैं बात करवाना चाहता हूं, तो भैया एक सिंपल सी बात है, जहां झटका लग रहा है वहां पे इंपल्स की बात चल रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब देखो मैं पहला इतनी काफी देर तक मैंने एग्जाम्पल पे बात करी थी, अब जिसमें आपको बताता हूं, देखो क्या होता है। इंपल्सिव फोर्स जो होते हैं ना, वो बहुत बार डैमेज करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जैसे वो क्या नाम है, उसेन बोल्ट, बहुत फास्ट दौड़ता है, गोली की रफ्तार से निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता है, यस निकलता है। लेकिन जब वो रुकता है, तो आपने देखा है कभी 100 मीटर की रेस दौड़ने के बाद में वो और लगभग 50-60 मीटर दौड़ जाता है, रुकने के लिए आराम से 50-60 मीटर तक दौड़ जाता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली वहां पर एक सजेशन दिया जाता है उनको, क्योंकि उसेन बोल्ट को फिजिक्स आती है नहीं आती है वो मालूम नहीं, लेकिन उसके कोच को फिजिक्स जरूर आती है, और वो उसको समझाता है भैया कि एकदम से रुकना नहीं है, थोड़ा सा और दौड़ते चलना है, नहीं तो क्या होगा, चोट लग सकती है, इट कैन बी डेंजरस। वैसे तो रुकने के बाद में गिरने वाले हो, क्यों ऐसा होगा, पैर तो आपने रोक दिए, ऊपर की बॉडी धड़ाम। जैसे देखो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं, क्या होता है, जैसे आप ट्रेन में से, चलती ट्रेन में से, चलती बस में से जब उतरते हैं, कभी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने कोशिश तो जरूर करी होगी, एक आध बार तो जरूर कर ली होगी, ज्यादा नहीं तो उसमें आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जैसे मान चलो बस चल रही है, ठीक है, चलती बस में से जब आप नीचे उतरते हो तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप चलती बस में से जमीन पे पैर रखते हो, एट द सेम इंस्टेंट आपका पैर कांटेक्ट विद द जमीन आता है और पैर रेस्ट पे हो जाता है, लेकिन अपर बॉडी जो है वो तो चलती ही रहती है, और आप मुंह के बल धड़ाम से जमीन को नमस्कार करते हुए पहुंच जाते हो जमीन को चूमने। होता है, मतलब जिनके साथ में अनुभव हुआ होगा उन्हें पता होगा, मानेगा कोई नहीं, यकीन कोई नहीं करेगा अभी कि मतलब एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां पे अभी शर्माने वाली कोई बात नहीं है, हुआ होगा कभी बचपन में जाने अनजाने में जब पता नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि यदि आप कभी चलती गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं, पहली बात इट इज डेंजरस, ये धोखादायक है, नुकसानदायक है, आपको चोट लग सकती है, तो ऐसा करना नहीं है। लेकिन बाई चांस ऐसी यदि कहीं सिचुएशन बनती है तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है कि भैया चलती गाड़ी में से यदि उतरे तो आपको सीधा दौड़ते हुए शुरू करना है, मतलब दौड़ना है, और किस डायरेक्शन में दौड़ना है, जिस डायरेक्शन में वो ट्रेन या बस या जीप या कार, जो भी, कार में से तो उतरने का स्कोप ही नहीं है, दरवाजे बंद रहते, पर जो भी है चलती गाड़ी में से उतरते हो आप लोग, कहीं पीछे लटके पड़े हो, ट्रैक्टर की ट्रॉली पे कई बार लटक के जर्नी करते हैं, आपने सुना होगा वो किसान बुग्गी बोलते हैं उसको, अब तुम क्या बोलते हो मालूम नहीं, वो इंजन सा लगा के, वो 4 पहिए लगा के पीछे ठेला सा ट्रॉली की तरह ऐसा बना देते हैं, और मतलब पहले जमाने में, हालांकि अभी भी नॉर्थ में बहुत जगह पे है, राजस्थान में बहुत जगह देखने को मिलेगा, यूपी में, हरियाणा में, किसान बुग्गी बोलते हैं उसको, वैसे तो मैंने तो यही नाम सुना है बचपन से, तो अभी नाम बदल दिया हो तो पता नहीं है, अलग अलग स्टेट में कुछ अलग अलग नाम हो, किसान गाड़ी मान लीजिए आप, तो ठीक है। तो उसमें लटक के कई लोगों ने यात्राएं करी होंगी, ओके, तो उसमें से कई बार उतरे भी होंगे, चलते चलते अचानक से उतरे कि नहीं उतरे, बस तो उसमें ध्यान रखना होता है, मैं ये आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरी यदि मैं बात करता हूं यहां पर, तो जैसे मैं आपको बताऊं, दूसरा तो उसेन बोल्ट वाला एग्जाम्पल दे दिया था मैंने आपको। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल था वो इंपल्स का था ही नहीं बेसिकली, लेकिन एक तरह से आप बोल सकते हो कि इंपल्स में ये काम कर सकता है। क्यों, क्या हो रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आप रुक गए, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा फोर्स लग गया तो चोट लगी। अच्छा, ऐसे आप देखो, कभी आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, जब आप कभी पानी में कूदते हो या रेत में कूदते हो तो आपको चोट नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें आपके पैर धंसते हुए चले जाते हैं, या पानी में कूदते हो तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी उसके अंदर जाती है, तो जो रुकने में आपका जो समय लगता है, मतलब आप इतनी स्पीड से आ रहे थे, इतनी स्पीड से जो आप आ रहे थे, वहां पर रुकने में लगने वाला जो समय है वो बहुत ज्यादा है, वो क्या है,
बहुत ही ज्यादा है। तो मैं सैंड का एग्जांपल दे रहा था, तो उसमें या नदी स्विमिंग पूल में जब आप कूदते तो क्या हो जाता है कि आपका पैर या आपकी बॉडी पूरी धंस जाती है, तो आप आराम से रुक जाते हो, आपको चोट नहीं लगती है। अच्छा सर, वैसे देखा जाए तो स्विमिंग पूल में भी चोट लग सकती है। मैं बोला लग सकती है, पता है कैसे? यदि आप स्विमिंग पूल में ऐसे जंप मारी और पेट के बल जाके धड़ाम, ऐसे पूरी की पूरी जो बॉडी है ना वो ऐसी पेट के बल जाके गिर गई ना, तो बहुत तेज लगता है पानी भी। ऐसी मिट्टी में भी करोगे तो ऐसे ही होगा, कुछ बचने वाला नहीं है, लगेगा बहुत जोर से। लेकिन जब हम लोग बात करें से मिट्टी में कूदे, जैसे आपने देखा वो लॉन्ग जंप जो होती है, लॉन्ग जंप ना, लॉन्ग जंप या फिर हाई जंप जो भी होती है, उनमें है ना क्या किया जाता है ना, एक लाइन मार्क होती है, बराबर है, एक लाइन लॉन्ग जंप की पहले मैं बात कर रहा हूं। जैसे लो भाई, यहां से कोई तो भी यहां से वो आपका एथलीट जो है वो भाग के आएगा और यहां से मान के चलो कूदेगा। अब उनको मालूम होता है कि यार एथलीट कम से कम 5 मीटर 6 मीटर के तो लॉन्ग जंप करने वाला है, 5 मीटर तो कम से कम। उसके बाद में क्या होता है ना, यहां से आगे ऐसे है ना, ये ऐसा एक है ना ट्रैक होता है, और इस ट्रैक के अंदर में क्या हो रहा है, रेत भरी रहती है। रेत को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सैंड, मिट्टी जैसा भरा रहता है, और एकदम ऐसा होता है कि क्या बोले उसको, खुरदरा नहीं होता है। मतलब यहां पर कैसी होती है, हार्ड सरफेस होती है, यहां पर कैसी होती है, हार्ड सरफेस होती है। लेकिन यहां पर है ना, देखो ये सरफेस ऐसी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है? जो आज का टॉपिक है वही इन सब क्वेश्चंस के आंसर हैं। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाई चांस कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को एग्जामिनर को बनाने की इच्छा हुई तो वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि देखो, जब वो यहां से जंप मारता है, यहां से जब वो जंप मारता है, तो जैसे ही वो इस जगह पे कूदता है तो क्या होता है, रेत में उसके पैर धंसते हैं, और रेत में पैर धंसने के साथ में वो ऐसे सरकता हुआ चला जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे सरक रहा है, मतलब समझ जाइए, मतलब आप भावनाओं को समझिए थोड़ा सा, ऐसे अंदर की तरफ वो पैर घुसाते हुए अंदर से। अब नहीं समझ में आया ना, तो काम करना, जाके देखना लॉन्ग जंप वाले कोई एक आधा वीडियो तो मिल ही जाता है, वैसे भी एथलेटिक्स वगैरह के गेम में देखना, आपको पता लग जाएगा। तो लॉन्ग जंप में ऐसा होता है, या फिर स्कूल कॉलेजेस में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह में कहीं देखा हो आप लोगों ने, तो ऐसा होता है। अब मुझसे कूदोगे लॉन्ग जंप करनी, मैं 2 मीटर कूदूंगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या है। अच्छा, इसमें भी पता क्या होता है कि वो जब यहां से पहले शुरू में रुका होता है, वहां से स्पीड बढ़ाता है और उसके बाद में वो कूदता है, क्यों? जिससे उसकी स्पीड क्या हो, और ज्यादा हो, ठीक है। ओके चलो ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि भैया उसको चोट नहीं लगती है, बिकॉज टाइम इंक्रीजेज। यहां पर क्या हो गया, टाइम इंक्रीजेज। किसके लिए, किसका टाइम इंक्रीज हो गया? टू स्टॉप, रुकने का जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया। टाइम टू स्टॉप इंक्रीजेज, टाइम टू स्टॉप इंक्रीजेज, सो एवरेज फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीजेज। एवरेज फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और उसको चोट नहीं लगती है। अच्छा, और यदि यही मैं तुमसे बोलूं, यदि मैं यही तुमसे मैं बोलूं, ये तो मैंने लॉन्ग जंप का एग्जांपल लिया, जैसे ऊपर से कूदना है छत पे से, सुसाइड नहीं करना है, एक मंजिल की छत है, वैसे इतना तो कूद लिए होंगे ना कभी, एक मंजिल की छत है, एक मंजिल, ठीक है, इतने में से तो कूदे होंगे यार बचपन में तुम लोग भी, या पेड़ पे चढ़ गए आम तोड़ने, तो छोटी वाली जो शाखा होती है, जो सबसे पास वाली होती है, वहां से कूदा कादी करी हो। वैसे ये सब सलाहें गलत है, मतलब करना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि चोट बोट लग सकती है। तो अब बेसिकली क्या है, हम तो सीख वही रहे कि चोट कब नहीं लगती है, वही तो सीखना है। नहीं तो चोट लगने के भय से भी कभी कूदेंगे नहीं तो फिर कैसे काम बनेगा। तो यहां पर ध्यान से सुनिए क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि जब आप यहां पर ऐसे कूदे और यहां पर यदि सरफेस हार्ड है, यदि कैसी सरफेस है, हार्ड सरफेस यदि यहां पर अवेलेबल है, तो कभी भी देखना आपके पैरों में मोच आ जाती है या एकदम से झटका सा लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे ही आपने यहां से कूदा, आप देखो, अब इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कूदने से पहले भी। हम लोग क्या करते हैं, मान लो कैसे खड़े होके कूदे, तो पता है आपका ये वाला जो है ना, ये इतना ये बढ़ जाता है। और अब हम लोग यदि समझदार व्यक्ति हैं तो हमें अब मालूम है, अब पीछे से, अब मान लो पीछे से छत पे बंदरों ने हमला कर दिया, अब तो कूदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सीढ़ी का दरवाजा लॉक है, अब क्या करेंगे, कूदना तो पड़ेगा।
तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर है ना ऐसे पैर लटका के थोड़े से बैठ जाएंगे, तो ये हाइट का बहुत फर्क पड़ेगा। ये भी आपको लगता है 2-2.5 फुट की हाइट कम हो जाती है इसमें भी। अरे टोटल कमरे की हाइट होती कितनी है, 10 फुट, 9-10 फुट, 9-10 फुट में से आपने इतना कम कर लिया, मतलब 6 फुट इतना हाइट से कूदे, कोई दिक्कत नहीं है, बच जाओगे। बट ये है कि अब इसमें भी क्या होता है कि नीचे की सरफेस तो हार्ड है ना, नीचे की सरफेस क्या है, हार्ड है, तो एकदम से ऐसे नहीं कूदते फिर हम लोग क्या करते, थोड़ा सा है ना ऐसे आगे की साइड में कूदते। आगे की साइड में कूदने से क्या हो जाता है, और आगे की साइड में कूदने के बाद में भी रुकना नहीं है, कूदते ही फिर आगे की तरफ थोड़ा सा चलना है, उससे आपको चोट कम लगेगी, ऐसा होता है। अब सीधे कूदोगे ना तो पैरों में एकदम से पूरा फोर्स धरती से सीधा अपने पैरों में, बॉडी पे ट्रांसफर होता है, तो क्या होता है, जहां पे जॉइंट होते हैं वहां पे फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो चोट लगने की संभावना इसमें ज्यादा है। सर आज तो पूरा चोटिल करवा के ही मानोगे, आज तो मतलब ठान ली है। अच्छा एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। आपने कभी खिलाड़ियों को देखा कैच पकड़ते हैं, खिलाड़ियों को देखा कैच पकड़ते हैं, कैसे कैच पकड़ते हैं, जैसे मान के चलो उधर से किसी ने ऐसे बॉल फेंकी, ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं यदि आप ऐसे बॉल फेंकोगे तो कम दूरी तक जाती है, यदि आपने ऐसे फेंका ना, ऐसे ऐसे फेंकने का मतलब क्या होता है ना, ऐसे ना आपका वो 45 डिग्री का एंगल बन जाता है, और 45 डिग्री का एंगल बन जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहती है कि रेंज विल बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री, और ऐसे आप फेंकने जाओगे तो 45 डिग्री का एंगल प्रॉपर नहीं बन पाता है, और ऐसे क्या है ना जरा बन जाता है, ठीक है, ऐसा थोड़ा झुकते तो 45 का एंगल बराबर बनता है, तो दूर जाती है बॉल थोड़ी सी। और ऐसे जब करते तो हमारा बॉडी का बैलेंस ऐसा होता है कि ज्यादा क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं हम लोग। आज तो मतलब पूरा एथलेटिक्स ही लग रहा है हमें तो पढ़ने में, कोई बात नहीं छोड़ो। हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ हम लोग बात कर रहे थे, हाँ किसी ने बॉल फेंकी, अब जब आपने खिलाड़ियों को देखा वो कैच कैसे पकड़ते हैं, ऐसे लेते हैं और ऐसे करके वो पीछे ले जाते हैं, पीछे क्या वो स्टाइल मारते हैं क्या, विराट कोहली तो सर पक्का स्टाइल मारता है, उसकी तो गारंटी हम ले सकते हैं। अरे वो आदमी है भाई, उसको फिजिक्स सिखाई गई है, जब वो कोचिंग होती है ना उनको फिजिक्स में, उनको फिजिक्स नहीं सिखाते, उनको बोलते हैं कि भैया ऐसे करके ऐसे पीछे की तरफ लेके जाइए, और जितना आप पीछे लेके जाएंगे उतना अच्छा होगा। अब कई लोग क्या होंगे, अब इस लेक्चर को सुनने के बाद में अब कई लोग क्या करेंगे, उनको याद आएगी अपनी बचपन की पुरानी बातें, अच्छा तो मैं ऐसे कैच पकड़ता था, ऐसे कैच पकड़ता था, अब ऐसे क्या पानी पकड़ रहे हो, बरसात का पानी इकट्ठा कर रहे हो क्या, ऐसे कैच पकड़ते क्या होगा, बॉल इस पे टकराएगी और टप्पा खा के उछल जाएगी और कैच छूट गया। अच्छा तो इसके कारण मैं बचपन में कैच नहीं पकड़ पाता था, आज लॉजिक समझ में आया। हाँ एक्चुअली क्या होता है, सरफेस हार्ड हो जाती है, बॉल टप्पा खाती है, जनरली अमूमन हम लोग टेनिस की बॉल से खेलते हैं, टेनिस की बॉल का क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा हायर साइड में होता है, तो वो जंप मार जाती है। ओ अब ये कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, वो टक्कर में सीखेंगे, कोलिजन में, अभी मत, तसल्ली रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सीख रहे हैं ना हम लोग, क्रिकेट में ही बात कर रहे हैं अभी तो। अच्छा तो ऐसे पकड़ोगे तो क्या होगा, ऐसे पकड़ो तो क्या होगा, बॉल टप्पा खाएगी और उछल जाएगी, निकल जाएगी, खत्म कहानी। ओके तो हम लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, तो हमने क्या बोला, तो हमने सिखाया, आज मैंने सिखाया कि ये देखो इसमें दूसरी जो परेशानी वो क्या हो रही है, एक तो टप्पा खा के उछल की, वो तो छोड़ दो, वो हमारा मुद्दा ही नहीं है आज का। हमारा मुद्दा ये है कि इसमें चोट लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि आपने क्या किया, हाथों को एकदम कड़क बना के रोक लिया, बस हाँ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। इसमें हुआ क्या, बॉल आई तेज स्पीड से, अब आपके हाथों ने ज्यादा ताकत लगी उसको रोकने के लिए, मतलब यू विल हैव टू एक्सर्ट मोर फोर्स, तो बॉल कौन सी बदले में रिएक्शन देना छोड़ देगी, वो भी तो मोर फोर्स एक्सर्ट करेगी, क्योंकि आपका जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत छोटा है, और कांटेक्ट टाइम जब छोटा हो जाता है तो फोर्स बन जाता है इंपल्सिव फोर्स, और इंपल्सिव फोर्स क्या करता है, भयानक नतीजे लाता है। वो बॉल को उसने झटके में रोक दिया, मतलब ये जो आपका फोर्स लग रहा है वो इंपल्सिव फोर्स है, और उसके कारण आपके हाथों को चोट लगती है। इसीलिए क्रिकेट में बताया जाता है पकड़ो पीछे लेके जाओ, उससे क्या हो जाता है, आपका हाथ भी बॉल के साथ में पीछे जब जा रहा होता है तो वो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो काफी बढ़ जाता है, और टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाने के कारण आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, इंपल्सिव फोर्स क्या बन जाता है, छोटा बन जाता है, ये जो एवरेज एक्सर्टिंग फोर्स है वो छोटा बन जाता है। ऐसा मत करना, पकड़ पता लगा मैंने पकड़ा और पीछे ऐसे फेंक दी बॉल ही, हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अच्छा और एक अच्छा एग्जांपल पता है आपको, इंपल्सिव फोर्स और कहां पे होता है, जब बैटिंग में जब धोनी 6 लगा रहा होता है या विराट कोहली, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर विराट कोहली आपका फेवरेट है क्या, अब हम तो बात करेंगे यार, हमारा तो फेवरेट सचिन तेंदुलकर जी थे, हमने क्रिकेट थोड़ा बहुत जो भी देखा वो सचिन तेंदुलकर जी के जमाने में ही देखा है, अब तो देखते भी नहीं है। ओके तो सोचिए क्या यहां पर इंपल्सिव फोर्स काम करता है, यस और नो,
सोचो और बोलो। बॉल आ रही है, आपका बैट्समैन बैट लेके तैयार खड़ा है। अब बैट्समैन ने जैसे ही हिट किया, बैट्समैन ने जैसे ही हिट किया, देखो बॉल का कुछ मास है, यस बॉल का मास है। बॉल चलते हुए आ रही है, मतलब बॉल हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। Since ball has mass and initial velocity, simply means that ball is having some initial momentum. Yes, it is. अब क्या हुआ, बॉल बल्ले से टकराई, बॉल बैट से टकराई तो चिपक जाती है, वहीं पे पड़ी रहती है थोड़ी देर तक। अच्छा, तो तू डिसाइड कर ले ऑफ में मारना है, लेग में मारना है, स्ट्रेट मारना है। ऐसा होता है क्या? बैट्समैन उतनी ही फुर्ती से बैट को घुमाता है, कई कलाई, अब कलाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, वीवीएस लक्ष्मण नहीं बनना है यहां पे कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ये चला गया स्लिप में चौका, नहीं, हमें मारना है सिक्स के लिए खेलना है, पटेला छाप। ये आपने मारा जैसे सहवाग मारता है, ठीक है, ये आपने मारा, तो देखो एक बात बताइए, इसमें कॉन्टेक्ट टाइम क्या होगा, ज्यादा या कम? बहुत कम कॉन्टेक्ट समय। तो अब बॉल का मास तो अभी भी है, ऐसा थोड़ी कि बैट को मास ट्रांसफर करके चली गई बॉल, नहीं, मास तो अभी भी है। और अब वेलोसिटी अलग है, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर गुस्से में आ गए? अरे नहीं, गुस्से में नहीं हूं मैं, प्यार में ही हूं, टेंशन मत लीजिए, डरिए मत। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि यह बॉल के पास मास और वेलोसिटी है, क्या पहली वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग है? अब आप कॉमन, अब आप ऐसा मान लीजिए कि बॉल सामने से ऐसे है और आपने बैट भी सीधा ही घुमाया, तो अभी भी वेलोसिटी सेम नहीं है। भले ही बोले 5 मीटर पर सेकंड से आई, 5 मीटर पर सेकंड से गई, मान लीजिए हो गया ऐसा, लेकिन फिर भी क्या है, वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहले इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी थी, अब फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है। सो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम है मतलब यहां पर इंपल्सिव फोर्स है, और यहां पर जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत ही छोटा कांटेक्ट टाइम, और छोटा कांटेक्ट टाइम है, इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो इंपल्सिव फोर्स है। बात समझ आ रही है? सो ये कुछ एग्जांपल्स मुझे जो दिमाग में आए वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। एक्चुअली क्या, लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच गया, मेरे दिमाग में था कि 40 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, आज का लेक्चर छोटा रहेगा, पर ये एग्जाम्पल के चक्कर में कुछ ज्यादा लंबा खींच दिया, ठीक है। तो इंपल्सिव फोर्स कब होता है भैया? सवाल में जहां पे कोई झटके जैसी चीज महसूस हो तो वहां पर आपका क्या होता है, इंपल्सिव फोर्स लगता है आपको। अब इंपल्स एनसीईआरटी में कहां पे दिया है कि नहीं दिया है, जो भी है लेट इट बी, अब मेरे को याद नहीं है, लेकिन बुकलेट के अंदर में इंपल्स का टॉपिक दिया हुआ है। पढ़ने वाली बात ये काम की चीजें हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए, एग्जाम्पल पे हो सकता है सवाल बन जाए, अब आप एग्जाम्पल लिख के रख लेना कहां पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से आपको करना है। इज इट क्लियर टू यू? सब कुछ ठीक ठाक, श्योर है? ओके। अच्छा, वो जो मैंने बताया था इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, जो मैंने बताया था उसका एक दूसरा नाम है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। हालांकि मैंने हेडिंग नहीं लिखवाई, कोई बात नहीं है, बट वो जो इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम है, इसका मतलब है इट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी उसे कहा जाता है। नहीं तो पता लगा सवाल आया एग्जाम में, इंपल्स मोमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। हम लोग सर खुजलाए जा रहे हैं, ये तो सर ने कभी पढ़ाई नहीं थी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये शायद कोई नई है आउट ऑफ सिलेबस, नहीं, यही इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। आई वेक्टर बराबर पी फाइनल वेक्टर माइनस का पी इनिशियल वेक्टर इज द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसे हम लोग आगे चल के आई वेक्टर बराबर एम वी फाइनल वेक्टर माइनस का वी इनिशियल वेक्टर के तौर पे लिख रहे हैं। क्लियर है? सो ये आज का टॉपिक यहां पर आपका खत्म होता है। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए